हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर सेफ एंड हेल्दी। आप में से किसी को कोरोना तो नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ होगा तो आप अब तक ठीक हो चुके होंगे, और अगर आपको अभी भी कोरोना है या फिर आप कभी भी ठीक नहीं हुए हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। Coming back to our video lesson, I would like to apologize first of all because I was very irregular in uploading the videos. मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो काफ़ी पहले डाला था और अभी मैं सेकेंड पार्ट अभी डाल रहा हूँ। इसका एक रीज़न है, आप लोग में मेरे मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स माइट बी ऑलरेडी नोइंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच मेक्स माई टाइम वेरी restricted. But I'll be trying to be regular from now onwards. Okay, so let's begin with our today's class, right? So आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि इसका प्रीवियस पार्ट जो है पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर का नाम ऑन इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, इक्वालिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, कांता देवी के बारे में पढ़ा था, वोटिंग के बारे में पढ़ा था, राइट। एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया, एन इंडियन, इफ ही इज एन इंडियन, ही हैज द राइट टू वोट एंड वन पर्सन इक्वल्स वन वोट, ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर, लास्ट पार्ट में, राइट। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो आपको उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो वीडियो को वापस देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा ही नहीं है तो आपको पहले वो वीडियो देखना होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। आई बटन क्या है, डिस्क्रिप्शन बटन क्या है, ये आपको सिखाने की ज़रूरत तो होगी नहीं, आप लोग 7th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप वो पहले पता कर लीजिएगा, राइट। और मैंने चैप्टर रीड करने के लिए भी बोला था, तो आपको वीडियो देखना है, चैप्टर रीड करना है, ठीक है, उसके बाद ये पार्ट देखना है, बराबर। तो ही आपको वो क्लैरिटी मिलेगा, वो फ्लो मिलेगा, आपको समझने में आसानी होगी, राइट। इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड दिस वे, राइट। सो हमने कांता देवी की स्टोरी पढ़ी थी। हु वाज कांता देवी? कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर थी, वो लाइन में खड़ी थी, उन्होंने वोटिंग में देखा था कि वहाँ पे बराबर है, लेकिन उनको ये पता चला था कि बाकी सब जगह इक्वलिटी नहीं है। अभी हॉस्पिटल के लाइन में उनके जो बॉस होते हैं वो उनको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, लेकिन गरीब लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसे कई कई तरीके के इनइक्वालिटी होती है इंडिया में, राइट। तो हम आज आगे बढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ाया गया है, आज भी कुछ स्टोरी के माध्यम से ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा रीड करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको खुद को रीडिंग करना है, राइट। रीडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप रीडिंग करोगे उसी से आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, उसी से आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, राइट। So let's start with today's class. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. कांता एक ऐसी व्यक्ति है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में तो रहती है, उनके पास वोट करने का राइट तो है, लेकिन उनका जो डेली लिविंग है, रोज का रहना सहना है, उसमें और उनका जो वर्किंग कंडीशंस है, जहाँ पे वो काम करती है, जहाँ पे वो रहती है, वो सारे कंडीशंस इक्वल नहीं है, सबके साथ इक्वल नहीं है, उनके लिए कुछ अलग है। क्यों? अगर एक जन बंगला में रह रहा है और एक जन झोपड़े में रह रहा है तो क्या वो इक्वल है? नहीं है ना, वो इक्वल तो नहीं है, हर चीज में इक्वल नहीं है, मतलब है ना। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। गरीब होने के अलावा भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज इंडिया में होती है, उनके बारे में हम आज दो स्टोरीज के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। आप लोगों ने कास्ट सिस्टम के बारे में तो सुना होगा, या फिर आपको ये तो पता होगा कि आपका कास्ट क्या है। अगर नहीं पता है, आपके मम्मी पापा को पूछोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपका कास्ट क्या है। इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, और ये कास्ट सिस्टम दूसरों को अलग करता है, मतलब हम लोग को दूसरों से अलग करता है, राइट। मीन्स कैसा है कि कोई होता, कास्ट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि कोई गुप्ता होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई दलित होता है, कोई आदिवासी होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के कास्ट के सिस्टम है इंडिया में, राइट, जिसकी वजह से हम लोगों को भी अलग नजरिए से देखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी रूरल इंडिया में कहीं 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 जगहों पर ये होता है। क्या होता है कि कोई दलित को हम नीचा समझते हैं, आदिवासी को कोई हम नीचा समझ लेते हैं, कोई बार, है ना। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कभी, लेकिन ऐसा अभी भी कहीं 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 कुछ प्रदेशों में होता है, कुछ एरियाज में होता है, राइट। तो वैसा एक कास्ट सिस्टम के बेस पे एक स्टोरी है आज, पहला वो हम पहला पढ़ते हैं, ठीक है। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from a leading high English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of high educated urban Indians. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूरल इंडिया में चलता है,
ये हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं। उसका एग्जांपल दिया होगा, ये जो पीछे मतलब ये जो साइड में राइट साइड में बुक के आपके पेज के राइट साइड में देख सकते हैं आप, ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है मैट्रिमोनियल्स का एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, शादी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे कि हमारे पास लड़का है क्या आपके पास लड़की है शादी के लिए, या फिर आप हमारे पास लड़की है आपके पास लड़का है क्या शादी के लिए, ऐसा जो भी हो, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें देखो क्लियरली कास्ट के बारे में ये मेंशन किया रहता है, कास्ट के बारे में मेंशन किया रहता है, राइट। जैसे पहला ऐड देखो उसमें नो कास्ट दिया है, ये अच्छी बात है। चलो उसके बाद सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट है वहां पे देखो आप गुप्ता बॉय लिखा है, सेकंड लाइन में आपको दिखेगा गुप्ता बॉय, ये उनका कास्ट बता रहा है। तो फिर नीचे जो तमिल ब्राह्मण के बारे में दिखा है अयंगर ग्रूम लिखा है ना। तो ये जो अयंगर ग्रूम है वो अयंगर वो उनका कास्ट है, वो उन्होंने बताया है। वैसे एग्जाम्पल्स कास्ट के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट होता है, सब अपने कास्ट वालों को अच्छा समझते हैं, दूसरे कास्ट वालों को अपने से नीचे या ऊंचा जो भी है वो समझते हैं, है ना। ऐसा एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ये नहीं होना चाहिए लेकिन इंडिया में होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था आपका कास्ट सिस्टम के बेस पे डिफ्रेंशिएशन होता है उसके उसके पर, ठीक है। लेकिन हमारी स्टोरी ये नहीं है, हम आप हमारी स्टोरी पढ़ते हैं अब, तब आपको और क्लियरली ये समझ आएगा। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in the class 6th book. Dalit is a term that the so-called lower castes use to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. आप लोगों ने दलित के बारे में पहले भी पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है 6th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी बता देते हैं दलित क्या होता है। दलित का एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रोकन, जो उन लोग अपने आप को समझते हैं कि वो लोग ब्रोकन है सोसाइटी की वजह से, बाकी लोग उनको नीचा दिखाते हैं, ठीक है। दलित मतलब थोड़ा लो कास्ट माना जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ असली में होता नहीं है लेकिन लोग मानते हैं, अभी भी पता नहीं है। हमारे जैसे आपके और मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं आज तक, अभी इंडिया का जो यूथ है, हम भी इस सब में मानने लगेंगे तो गलत बात है, लेकिन फिर भी लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, इसलिए ये बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या क्या होता है यहाँ पे वो पता होना चाहिए, इसके लिए आपको बताया जा रहा है ये, ठीक है। तो दलित एक दलित बॉय है जो स्कूल जाता है, उसके बारे में है ये स्टोरी, ठीक है। अपने स्टोरी का हीरो कौन है, लास्ट स्टोरी की हीरोइन कौन है, याद है आप लोग को? अभी तो इतना सब रामायण बताया मैंने, लेकिन आप लोग को इतना तो याद है ना लास्ट स्टोरी की हीरोइन कौन है, उनकी बेटी कौन थी, क्या है, जो भी है, राइट। ठीक है, वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का स्टोरी का हीरो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे, एक फेमस राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन he writes, I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है आप लोग को ये पता है? ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, जो खुद अपनी स्टोरी लिखते हैं। जैसे कि मैं मेरी स्टोरी अगर मैं खुद लिखता हूँ तो वो मेरा ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। अगर आप आपकी स्टोरी खुद लिखते हो तो वो आपका ऑटोबायोग्राफी होता है, राइट। तो वाल्मीकि ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन किया हुआ है, ये स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ कि मैं कई बार स्कूल में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, और मुझे नीचे, वो भी नीचे बिठाया जाता था। बाकी लोग बेंचेस पे बैठेंगे और मुझे नीचे बिठाया जाता था, और वो भी क्लास के बाहर की तरफ बिठाया जाता था। डोरमैट भी नहीं रहता था वहां पे, मेरे को नीचे बिठाया जाता था, ठीक है, अलग से। और कई बार तो मुझे ऐसे ही फालतू में मार देते थे लोग, कोई भी आगे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, कुछ भी ऐसे ही मारते थे उनको, कुछ रीजन नहीं होगा फिर भी मार देते थे, ठीक है। लेकिन जब वो एक बार क्या हुआ, जब वो क्लास 4 में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। उनको पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड स्वीप करना मतलब झाड़ू मारना, साफ सफाई करना। तो पूरा प्लेग्राउंड और स्कूल उनको अकेले को साफ करने कहा गया, किसके द्वारा? हेडमास्टर के द्वारा। कब? वो क्लास 4 में थे तब, राइट। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. तो ये कहते हैं कि वो जो प्लेग्राउंड था वो इतना बड़ा था कि मेरा जो छोटा बॉडी था, मतलब वो तो क्लास 4 के बच्चे थे, आप लोग को पता है, आप लोग अभी 7th में, आप लोग को पता है कि 4th वाले आप लोग से कितने छोटे लगते हैं, राइट। तो जो छोटे थे वो 4th क्लास का बच्चा था, वो पूरा प्लेग्राउंड जो उसके साइज से कितना बड़ा था, उसे साफ सफाई करते करते पूरा दिन वो थक जाता था। उनका जो बैक था, बैक मतलब पता है ना, पीठ जो था वो पेन करने लगा, एक करना मतलब पेन करना, पेन करने लगा, उन्हें दुखने लगा वो पूरा दिन साफ सफाई करते करते।
और धूल मिट्टी उनके मुंह में चला गया था इनसाइड, धूल मिट्टी उनके मुंह में चला गया था इनसाइड हिज माउथ, राइट। द अदर चिल्ड्रन इन एनी क्लास वाज स्टडीइंग एंड आई वाज स्वीपिंग। जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स थे स्कूल के, वो लोग पढ़ रहे थे, बेचारा ये अकेला आदमी उधर, अकेला लड़का वहां पे साफ सफाई कर रहा था, ठीक है। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ द स्पेक्टेकल। तो इनको ये साफ सफाई पूरा दिन कर रहे थे। जो प्रिंसिपल थे, जो हेडमास्टर थे, वो रूम में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के इनको विंडो से देखते रहते थे, ठीक है, कि ये कर रहा है कि नहीं काम, और ये कर रहा था, ठीक है। ये पूरा दिन झाड़ू मारता रहा, विंडोज से लेके डोर से लेके सब कुछ वो साफ करता रहा बेचारा बच्चा, है ना। दूसरे जो लड़के लोग थे वो मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग ऐसे देख के मजे ले रहे थे, उसकी टीचर्स भी कुछ भाव नहीं दे रहे थे, ठीक है। स्पेक्टेकल मतलब ऐसे ऑडियंस बन के वो लोग उनको देख के एंजॉय कर रहे थे, ऐसा, है ना। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, I saw his son sweeping. ये उस एक दिन की बात नहीं थी, काफी दिनों तक यही कराते रहे। उनको ना पढ़ने दिया गया, ना क्लास में बैठने दिया गया, ना अब तो बाहर भी नहीं बैठने दे रहे थे, उनसे सिर्फ साफ सफाई कराया जा रहा था, ठीक है। लेकिन और ये काफी दिनों तक चलता रहा, जब तक ओम प्रकाश के जो पापा थे वो वहां से पास हो रहे थे, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा ये कर रहा है यहाँ पे आके स्कूल में पढ़ने के बदले। तब उन्होंने जो रोका, उन्होंने जाके अपने हेडमास्टर से क्वेश्चन किया, तब जाके ये जो चल रहा था उनका, जो झाड़ू मारने का दिनों का जो चल रहा था, वो बंद हो गया, ठीक है। He confronted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." राइट। तो इनके पापा जो थे, किसके, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पापा थे, उन्होंने टीचर को जाके कन्फ्रंट किया मतलब उनको जाके पूछा कि भाई मेरे बेटे से ये सब क्या करवा रहे हो तुम। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप टीचर हो, ठीक है, लेकिन ये याद रखना। ये फिर उन्होंने ऐसा बोल के वो चले गए, और जाते जाते उन्होंने सबको सुनने के लिए, मतलब सारे टीचर सुने, ऐसे जोर से उन्होंने कहा कि देखो कि आप लोग टीचर है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि मास्टर जी, जो ये मेरा बेटा है वो यहीं पे पढ़ेगा, और सिर्फ ये नहीं, दूसरे भी इसके जैसे लोग आएंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको कोई हक नहीं कि आप सिर्फ ये कास्ट, इसका लो कास्ट है जिसकी वजह से आप उसको ये सब करा रहे हैं, है ना। ऐसा मतलब ये बच्चे के साथ ऐसा क्या क्या हुआ? ये बच्चा ज्यादा मस्ती करता था क्या? ये बच्चा क्या पढ़ाई नहीं करता था? ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इसका कास्ट लो कास्ट था, जिसकी वजह से वो लोग इसको अनटचेबल गिनते थे या फिर अपने साथ बिठाने लायक नहीं समझते थे, और जिसकी वजह से इनको वो लोग दूर बिठाया करते थे, ठीक है। ये इन्होंने जूठन अपने आत्मकथा में लिखा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कास्ट सिस्टम ने इंडिया में अपना पकड़ बनाया रखा था तब, और अभी भी ये कहीं कहीं रूरल इंडिया में होता है, हमें होने नहीं देना है, लेकिन होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये गलत चीज हो रहा है, ताकि कभी कभी अगर आप या मैं ये चीज देखें तो हम उसे रोक सके, राइट, ठीक है। फर्स्ट स्टोरी से आपको क्या पता चला कि सिर्फ दलित होने की वजह से कितना उनके साथ अन्याय हुआ है, कितना अनइक्वली ट्रीट किया गया है उनको, दूसरे हाई कास्ट के बच्चों को कैसे सुविधा मिल रही थी और इनको क्या कराया जा रहा था, है ना। ये डिफरेंस आपने देख लिया। तो अब हम सेकेंड स्टोरी पे चलते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज एंड इट्स कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. Okay, जो अभी सेकंड स्टोरी है, ये एक ऐसा स्टोरी है जो बड़े सिटीज में हुआ था, इंडिया के एक बड़े सिटी में हुआ था, रूरल एरिया में या गाँव में नहीं हुआ है, एक सिटी में हुआ है, और ये मोस्ट कॉमन है। मतलब अभी भी आज के डेट में भी आप अगर देखो तो आपको पता हो, किसी ने देखा भी होगा आप में से कि ऐसा होता है, ठीक है। ये स्टोरी आप लोग को प्रैक्टिकल लगेगा, देखो बताता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है। जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, ठीक है, वो लोग एक रेंट पे रूम देख रहे थे, मतलब उनको रहने के लिए रूम चाहिए था रेंट पे, ठीक है। तो वो लोग पूरे सिटी में रूम ढूंढ रहे थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसा तो था, तो रेंट पे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपके पास पैसा है रेंट पे करने के लिए और आप अच्छे सीधे साधे लोग हो, तो आपको रूम पे क्या बोलते हैं, रूम रेंट पे मिलने में क्या दिक्कत आनी चाहिए? कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट। लेकिन इनके साथ क्या होता है वो आगे देखते हैं। They went to a property dealer to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. तो ये लोग जाते हैं एक डीलर के पास, एक क्या बोलते हैं, एजेंट के पास, जो
इनको कहता है, जो इनको कहता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं, मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मैं आप लोग को उनके पास लेके चलता हूँ, आपको रूम्स दिखाता हूँ, जो पसंद आएगा आप लोग ले लीजिएगा, है ना। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वो लोग पहले रूम में जाते हैं, पहला घर देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, किसको, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को काफी अच्छा लगता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम लोग ये रूम लेंगे रेंट पे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. तो लेकिन जब लैंडलेडी को पता चला कि इनका सरनेम अंसारी है, ठीक है, अंसारी सरनेम होने की वजह से उन्होंने बहाने मारना चालू कर दिया कि ठीक है, नहीं नहीं, हम आपको तो नहीं रहने दे सकते क्योंकि हमारे बिल्डिंग में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है, कोई रेसिडेंट यहाँ का नॉनवेज नहीं खाता है, ऐसा उन्होंने कह दिया। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. लेकिन ये नॉनवेज नहीं खाने की बात सुनकर ये लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि वही बिल्डिंग में दूसरे एक घर में फिश बन रहा था, उसका स्मेल आ रहा था। आप लोग ने देखा ही होगा, कभी ना किसी के घर पे फिश बनता है तो स्मेल आता ही है, तो उनको स्मेल आ ही रहा था कि फिश बन रहा है उनके घर पे, बाजू वाले घर पे फिश बन रहा है, और ये लेडी हमें ऐसा कह रही है कि यहाँ पे नॉनवेज खाने वालों को मैं रूम नहीं दूंगी। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। आप लोग को क्या पता चला क्यों उन लोग को मना किया गया, उनके नाम में ऐसा क्या रखा था? आप लोग को पता चला क्या अब तक? नहीं पता चला तो आगे रीड करते, शायद पता चल जाए। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स। यही सेम एक्सक्यूज इनके साथ फर्स्ट अपार्टमेंट में, सेकंड अपार्टमेंट में और थर्ड अपार्टमेंट में भी सेम एक्सक्यूज मिला उनको कि हम नॉन वेजिटेरियन वालों को हमारे बिल्डिंग में घर में नहीं रहने देना चाहते हैं, ऐसा सब, ठीक है। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। ये यहाँ पे कुछ क्लिक हुआ आपको? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर था वो थक गया, हर घर में जाके यही बहाने मार रहे सब लोग, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को सजेस्ट किया कि आप लोग प्लीज अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए इन लोग को, तो आपको इजीली रूम मिल जाएगा, ठीक है। द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। अंसारीज ये करने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, मतलब थोड़ा हिचकिचा रहे थे, उनको ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना था, इसलिए उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम और रूम्स देखें, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। तो उनको पूरा महीना लग गया एक रूम देखने में, जहां उनको लैंडलेडी ने अलाउ कर दिया कि यहाँ पे ये लोग रह सकते हैं, ठीक है। अगर इसी जगह पे कोई और होता, मतलब कोई और रिलीजन का होता, तो अगर कोई और रिलीजन का होता, हिंदू रिलीजन का होता, तो उनको इतना टाइम नहीं लगता रूम लेने में, ठीक है। अगर पसंद आया, लैंड रेडी रेडी हो जाता था। लेकिन ये इन लोग को रूम नहीं देना है, ऐसे सारे कुछ लोगों के माइंड में था कि इन लोग को रूम नहीं देना है, ठीक है, हम हिंदू मुसलमान में झगड़ा करेंगे, ऐसे वाले लोग थे, जो आप लोग को पता है कि बिल्कुल भी वेस्ट बात है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो ये अंसारीज के स्टोरीज से आपको क्या पता चला कि इनको रूम ढूंढना था, ठीक है। इन लोग एक नए सिटी में आए थे, इन लोग एक कपल थे और इनको रूम ढूंढना था। इन लोग ने एक डीलर को अप्रोच किया, उन्होंने इनको कई सारे फ्लैट्स दिखाए, वहाँ पे इनको अलग अलग बहाने दिए गए, जो कि पता चल रहा था कि वो बहाने हैं, एक्चुअल रीजंस नहीं है, ठीक है। वो बहाने सिर्फ रिलीजन के बेस पे दिए जा रहे थे कि उनको रूम नहीं देना है उनको। उनको पूरा एक महीना लग गया फिर एक रेंट पे रूम ढूंढने के लिए, राइट। ये एक स्टोरी था। तो आज हमने 2 स्टोरीज पढ़े हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए डिग्निटी क्या है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गौरव बोलते हैं ना, गौरव, गौरव है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, लोग में रिस्पेक्ट करेंगे, वो डिग्निटी होता है, ठीक है। जो आप हो उसके लिए आप लोग को लोग रिस्पेक्ट करें, उसे डिग्निटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे को टीचर का डिग्निटी मेंटेन करना होता है, और आप लोग को मेरे लिए वो हिसाब का रिस्पेक्ट रहना चाहिए, है ना। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. ठीक है, तो ये हमने दोनों स्टोरी पढ़ा, उसमें आप लोग को पता चल रहा है कि कास्ट है, रिलीजियन है, कहाँ पैदा हुआ, गरीब हो अमीर हो, उसके बेस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना डिफ्रेंशिएशन होता है, और कितने लोग आपको अलग से ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें आज देखा इन दोनों स्टोरीज के बारे में। अच्छा, डिग्निटी को समझने के लिए एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। जो साइड में फोटोज है, एक मूवी के फोटोज है, पेज के साइड में आप देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन का एक पुराना मूवी है दीवार करके। उस मूवी में क्या होता है, जब वो बच्चे होते हैं ना, तो वो रोड साइड पे बैठ के शू पॉलिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शू पॉलिश कर रहे होते, तो एक आदमी आता है, अमीर आदमी होता है, वो आके क्या अपना शू पॉलिश करवाता है,
और फिर वो पैसे उसको फेंक के देता है, ठीक है। तो बच्चा वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और रिस्पेक्टफुली देने के लिए कहता है उसे, ठीक है। यही मूवी का वो डायलॉग है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, सुना होगा आपने, काफी फेमस डायलॉग है ना। तो ये जो बच्चा ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो काम वो कर रहा है उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, काम करके पैसे कमा रहा है ना। तो उसमें क्या तुम लोग उसका नीचा देखने की क्या जरूरत है ना। ये पॉइंट है। तो वो होता है डिग्निटी, वो एक फीलिंग होता है ना रिस्पेक्ट वाला, उसे डिग्निटी कहते हैं। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या होता है कि वो दलित हैं, इसकी वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, और जो अंसारीज है उनके रिलीजन की वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था, राइट। तो ये दोनों कितना गलत है वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। वायलेटेड मतलब वायलेशन करना, मतलब किसी को तोड़ना, किसी रूल को तोड़ना या ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर किसी के साथ हम अनइक्वली ट्रीट करते हैं किसी को, तो उनका डिग्निटी टूटता है, उनका रिस्पेक्ट टूटा जाता है, तोड़ा जाता है ना। तो dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. Lease their apartments to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जब वो हो रहा था, जब उनके स्कूलमेट्स, उनके टीचर्स जो उनको हर्ट कर रहे थे, उनसे झाड़ू मारवा रहे थे, साफ सफाई करवा रहे थे, तो वो छोटे बच्चे थे तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे उसके बारे में। लेकिन उनके वो उनको वो खुद को दूसरों से इक्वल नहीं मान रहे थे, खुद को दूसरों से कम समझने लगे थे। लेकिन वो तो उनके पापा ने देख लिया था, इसलिए उन्होंने उसको बचा लिया, राइट। वैसे ही अंसारीज का डिग्निटी का क्या हुआ, वो लोग जब रूम देखने गए, उनको अलग अलग जगह से रिफ्यूजल आ रहा था, तब वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब डीलर ने उनको अपना नाम चेंज करने बोला, तब उनके रिस्पेक्ट पे ये आ गया। अभी आपको कोई उठ के बोलता है आप कुछ और नाम रख लो, आप लो आपका नाम अच्छा नहीं है या ऐसा कुछ बोल देता है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? हाँ, आपका नाम सही नहीं है, अच्छा नहीं छोड़ो, आपका नाम सही नहीं है ऐसा कोई बोल देता है, ठीक है। अगर आपका नाम है रामू, और ये रामू नाम अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आप ये नाम मत रखो, आप लोग को घर नहीं देगा, आपको कोई और नाम रखना पड़ेगा, तो आपको सही लगेगा ये मेरा नाम है, चाहे वो रामू हो या चकाकू हो या जो भी हो, है ना, लेकिन वो मेरा नाम है। वैसा एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है ना। तो ये उनको वहां पे उनका डिग्निटी तोड़ा गया। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, है ना। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ये ओम प्रकाश हो, चाहे अंसारी हो, चाहे कोई और भी हो, लेकिन इन लोगों को ऐसे अनइक्वली ट्रीट करने का हमको कोई हक नहीं है। उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और सेम रिस्पेक्ट जैसे मैं और आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अपने क्लासमेट्स को दे रहे हैं, आप अपने दोस्तों को दे रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को दे रहे हैं, मम्मी पापा को दे रहे हैं जो रिस्पेक्ट, वैसे ही आपको दूसरे लोगों को भी देना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका नाम ये है तो मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या? जो इसका नाम बहुत अच्छा है, मेरे से अच्छा नाम है, इसको मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, है ना। या फिर मेरे से खराब है, इसका नाम क्या नाम है, बेकार नाम है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। वो आदमी क्या है, वो क्या काम करता है, वो क्या अच्छा आदमी है, वो क्या हेल्प करता है दूसरों की, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी समझ आता है अपने को। बाकी ऐसे कास्ट वास्ट के बेस पे अगर आप लोग, रिलीजन के बेस पे अगर आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, क्या अगर आप लोग ये करते हैं, तो बड़ी गलत चीज है, ठीक है। मैं ये सब अप्रूव नहीं करता, है ना। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई रिलीजन को खराब बोल रहा हूँ, कोई रिलीजन को अच्छा है, सब इक्वल है। मेरा भी कहना यही है, ये चैप्टर में भी हमें सिखाया है, यही सिखाया जा रहा है, राइट, कि सारे रिलीजन इक्वल है, सब लोग इक्वल है, ठीक है। किसी को कोई भेदभाव की तरह से नहीं देखना चाहिए, है ना। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को होमवर्क देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव यू सम होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वन एंड द सेम, यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन, ओके। दिस विल बी अ रिवीजन एक्सरसाइज। अगर आप लोग ने पहले रीड किया हुआ है तो आप लोग को अभी रीड करके उसे वापस रिवाइज करना है, ठीक है। कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, आपको रीड करना है मतलब करना है, ओके। मार्क हार्ड वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ये मैंने पिछले क्लास में भी बोला था आपको शायद। ये आप लोग को हार्ड वर्ड्स, जिसमें ये चैप्टर में रीड करने के वक्त आपको जो भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं उसको मार्क करना है और उसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग आपको डिक्शनरी, गूगल, कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वो आप लोग को लिखना है। फिर
एक क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर वो काफी कम बच्चों ने दिया है मेरे को, वैसे ही, और वो भी एक रीजन है मेरा वीडियो नहीं बनाने का, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स तो बराबर देते नहीं हो, ठीक है। जो एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं आता, अगर नहीं आता तो सर्च करके आंसर देना नहीं आता क्या आप लोग को, इससे आप ही का नॉलेज इंप्रूव होगा, राइट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल क्या है, ठीक है। आप लोग को आंसर देना है इसका, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग को इसका आंसर देना है, आपका नाम और कमेंट, कमेंट कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है मैंने, कमेंट द आंसर बिलो अलॉन्ग विथ योर नेम, एग्जांपल माय नेम इज वैशाख नायर एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। यहाँ पे मैंने चाइना का पूछा है तो आपका नाम जो भी हो, माय नेम इज डैश एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज क्या है, वो आंसर आप लोग को लिखना है वहाँ पे, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है। इससे क्या है, मुझे अटेंडेंस का पता चलेगा कौन लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और जिससे कि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए इच्छा होगी, नहीं तो फिर कोई देख नहीं रहा तो मैं वीडियो बनाने का इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ मेरा, है ना। मैं वैसे भी बहुत बिजी हूँ, आप लोग को पता ही है ना। तो और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब मैं सिखाऊँ क्या अभी आप लोग को, तो लगाऊंगा ना आप लोग को कुछ, ये सब क्या सिखाऊंगा, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, ये सब सिखाना पड़ेगा, लाइक करो चुपचाप है ना। ओके, सो आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।